नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। दरअसल राजनीति का घोड़ा चल पड़ा है और अब उसमें जो सर्वे की बारिश है वो भी शुरू हो गई है। मौसम भी मानसून का है और सर्वे का भी मानसून अब शुरू हो गए हैं। और इस पहली बौछार में हम कह सकते हैं कि दो चैनल के सर्वे आए हैं। एक तो जी न्यूज़ का सर्वे है और दूसरा है एबीपी सी वोटर का। दोनों ही सर्वे में अगर हम वोटर की माने, जो उन्होंने लोगों से बातचीत की है, 40,000 लोगों से बातचीत की है जी न्यूज़ मेटाराइज के सर्वे में, जिसमें बीजेपी को 45% वोट की बात हो रही है और कांग्रेस को 39% वोट। उनका दावा है कि 40,000 से अधिक लोगों से उन्होंने बातचीत की है। एबीपी सी वोटर ने अपने सर्वे में दावा किया है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की नब्ज को पकड़ने के लिए 17,133 लोगों की राय जानी है, तब जाकर वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि बीजेपी कांग्रेस लगभग बराबरी की स्थिति में, थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन ये चुनाव के पहले के रुझान है। और हम ये कहते हैं कि मौसम बरसात का है और ये सर्वे की बारिश भी शुरू हो गई है। तो हम पहले सर्वे की जो बारिश है उस पर विस्तार से बात करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें मुकाबला कांटे का बताया गया। लेकिन ऐसा लगता है कि 2018 के जो नतीजे आए थे वो कांटे के मुकाबले थे। किसी को बहुमत नहीं मिला था और एक तरह से हंग असेंबली थी मध्य प्रदेश में। इस बार वोटर किसी को भी जिताएगा, उसको लगता है भरपूर वोट देगा। किसको देगा, ऊँट किस कवर बैठेगा, ये तो मतदान के बाद तय होगा। लेकिन हम किसी अटकलबाजी या कयासबाजी पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन सर्वे का जिक्र जरूर करेंगे कि ये कितने सच्चे हैं और कितने मैनेज किए होते हैं। अभी हमारा इस पर किसी तरह का आरोप नहीं है, लेकिन जनता में जो बातें होती है उसी पर बातचीत करेंगे। इस स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। स्काइप पर हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर राहुल रंजन, पत्रकार साथी, और टेलीफोन लाइन पर कस्बे और गांव देहात की नब्ज को जानने वाले मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रघुवर दयाल गोहिया जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपके साथ कि ये जो सर्वे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत ही समझदारी के साथ वोटर ने सर्वे करने वालों को अपने मन की बात की है। पूरा लगता है कि बहुत डिफेंसिव मोड पर है, बड़े सुरक्षात्मक ढंग से इस चुनाव की पिच पर सर्वे खेल रहे हैं। और उससे लगता है कि एक सर्वे कांटे की टक्कर बता रहा है और एक सर्वे बीजेपी को थोड़ी सी बढ़त बता रहा है। इसमें एक चीज़ ज़रूर थोड़ी सी सच के निकट ज़्यादा हमको लगती है, वो ये कि जो बीजेपी की हालत है वो लाडली बहना के बाद से थोड़ी सुधरती हुई लग रही, क्योंकि लगभग जो 10 जून से उनके खातों में पैसे जाना शुरू हुआ है, उसने महिला वोटर के बीच में एक उम्मीद जगाई है, खासतौर से वो जो गरीब तबके के हैं, जो कमज़ोर तबके की हैं, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है और उनको 1,000 रुपये महीने दिसंबर तक मिलेगा, तो जाहिर है कि उनका मन बदल सकता है। लेकिन ये सब अभी भविष्य की बातें हैं, इस पर कुछ भी कहना मुझे लगता है कि चुनाव को प्रभावित करने जैसा होगा। आपकी राय कि ये जो सर्वे की बारिश है ये किस तरफ बाढ़ लाएगी और कहाँ सूखा लाएगी? देखिए, सर्वे का जहाँ तक है कि ओपिनियन पोल का जो इतिहास रहा है शुरू में भी, अब तक भी, शुरू से अब तक जी, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि मैंने भी जो पढ़ा है कि अब तक जो है जितने भी चुनाव देश में हुए हैं, तकरीबन 900 चुनाव के सर्वे हुए हैं, उसमें से 75% स्ट्राइक रेट रहा है जो सटीक साबित हुए हैं। लेकिन एग्जिट पोल ज़्यादा सटीक साबित हुए हैं उसमें। ओपिनियन पोल में थोड़ा सा लड़खड़ाता मामला, क्योंकि अभी तो अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो अभी मध्य प्रदेश में चुनाव में 5-5.5 महीने हैं। तो उस दौरान में सरकार बहुत सारे चुनावी पैंतरे आजमाएगी, विपक्ष भी करेगा, तो अभी माइंडसेट बदलने की स्थितियां भी हैं। लेकिन अभी सर्वे के जो नतीजे हैं जो बता रहे हैं, कमोवेश 2018 वाली स्थिति बता रहे हैं। तो यदि हम उसको आधार मान के देखें तो हमें यही लगता है कि दोनों ने जो कुछ किया है वो वही स्थिति है जो 2018 में किया था। इससे आगे दोनों ही दल नहीं बढ़े। कांग्रेस ने उतनी ही कोशिशें की थी उस वक्त 2017-18 में जो अभी कर रही है, और भाजपा सरकार वैसी ही चल रही थी जैसी अभी चल रही है। सिर्फ इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं तो लाडली बहना योजना, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो इसलिए लगता है कि जो यथास्थिति जैसा जो 2018 और 23 का जो आ रहा है, तो अभी स्थिति यही है। मतदाता अभी दुविधा में ही है कि किसे दें किसे ना दें। लेकिन एक चीज़ है, जब वोट का समय आएगा, चुनाव का समय आएगा, तो एक 2019 की जो सरकार के गिरने का जो एक घटनाक्रम हुआ था, उसका असर अब इन सर्वे ने कैसे देखा है वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी सेगमेंट पे वो असर करेगा। क्योंकि
जिस मतदाता ने कांग्रेस को उस वक्त चुनाव जिताया था और बीजेपी को नहीं जिताया था, वही लोग अब वापस जाएंगे बीजेपी से टिकट मांगने, तो तब मतदाता का रिएक्शन क्या होगा, ये बड़ा दिलचस्प होगा। ये बात आ सकती है कि ये कहा जाए कि जब बाई इलेक्शन हुए थे तो उसमें बहुत सारे लोग जीत गए, लेकिन उस बाई इलेक्शन में भी 8-9 सीटें जो है भाजपा हारी थी, और कुछ जीते थे तो वो जो सरकार थी, और वो बाई इलेक्शन था। जब पूरा चुनाव होता है, आम चुनाव होता है, तो वो चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये कितना असर डालेंगी, ये बड़ा दिलचस्प चीज़ होगी। दूसरी बात ये है कि जो चुनाव के नतीजे, लाडली लक्ष्मी का जो मामला है या जो भी है, तो ये इस योजना से निश्चित तौर पर महिला वर्ग प्रभावित होगा। लेकिन कांग्रेस ने जो काउंटर योजना बना रखी है महिला सम्मान की, तो ये देखने में आ रहा है कि जो महिलाएं 1000 रुपये ले रही हैं सरकार से, वो 1500 रुपये वाले फॉर्म भी भर रही हैं, क्योंकि अब ये तो एक लोगों की भी एक उम्मीद या चस्का समझ लीजिए कि बढ़ गया है। आशीष जी, वोटर भी चतुर है, वो बिल्कुल, किसी अफसर को खोना नहीं चाहता। हाँ, उसको लगता है कि अगर सरकार इनकी बनी तो 1500 इनसे भी लेंगे, वही कि अगर जो 1000 रुपए मिल रहे हैं तो 1000 तो मिल ही रहा है, तो जिंदाबाद करते ही हैं। तो वो चीजें जो है दोनों, अगर लाडली बहना योजना है तो वहाँ एक उनकी योजना भी है, फिर उसके साथ एड ऑन उन्होंने सस्ता सिलेंडर किया है जो सीधे महिला वर्ग को सीधे टच करता है, और ओपीएस करी है, ओल्ड पेंशन स्कीम। बिजली का बिल जो है शहरी मिडिल क्लास के लिए बहुत फायदेमंद है, जो पिछली बार साबित हुआ था। तो इसलिए जो ये नतीजे हैं ये कैसे अभी 2-3 महीने में कैसे बदलेंगे और कौन सा दल किसको लुभा पाएगा, ये थोड़ा है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अभी की स्थिति वही है जो 2018 की थी मतदाता के मन में। लेकिन जो पार्टी सरकार में है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस, ज्यादातर सूत्र उसके हाथ में होते हैं, क्योंकि वो डिसीजन मेकर होती है। निश्चित। तो आपने जैसा कहा कि अभी तो बहुत जल्दबाजी है, चुनाव आते आते पल पल स्थितियां बदलेंगी, और एक छोटी सी गलती सांप सीढ़ी के खेल की तरह किसी भी पार्टी को, किसी भी प्रत्याशी को 99 से 7 पर लेकर आ सकती है। तो ये तो मामला बड़ी अभी एक तरह से बहुत ही संजीदगी और सतर्कता से चलने का है। जो चूक करेगा वो उसको इसका परिणाम भुगतते होंगे। अगर वो गलती करेगा तो वो निपट जाएंगे, अगर वो चतुराई से चलेंगे तो वो जीत जाएंगे। ऐसे बहुत से हमने मौके देखे कि लोग 100-100, 25-25, 50-50 वोट से चुनाव जीत जाते हैं। तो ये स्थितियां बनेंगी, इसमें कोई शक नहीं। मुकाबला बहुत कांटे का। लेकिन जो थर्ड फोर्स की बात, मैं सर्वे में सिर्फ बसपा की बात की है, सपा की बात की है। हमारा मानना है कि अभी जो थर्ड फोर्स का जो नया प्लेयर आने वाला है उसका जिक्र अगर होगा तो ये पूरा खेल बदल जाएगा। अभी जो बराबरी की बात कर रहे हैं, कांटे की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मुकाबले में है बराबर, जैसी आम आदमी पार्टी की एंट्री होगी आप देखिए कि भाजपा और कांग्रेस के बागी, सारे बागी कमजोर नहीं होंगे। वो बागी इतने मजबूत तो होंगे कि वो खुद भले न जीते लेकिन दूसरे को हराने की ताकत रखेंगे। तो कहीं ना कहीं बगावत दोनों पार्टियों से होंगी, और आम आदमी पार्टी एक उनके लिए सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म होगा। तो जब तक थर्ड फोर्स में आम आदमी पार्टी की भूमिका तय नहीं हो जाती, तब तक मध्य प्रदेश के चुनाव के बारे में कोई भी सर्वे, कोई भी अनुमान मुझे लगता है कि ख्याली पुलाव से ऊपर नहीं होगा। क्योंकि अभी स्थितियां बहुत है, जिसे कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो फिल्म शुरू नहीं हुई है। राहुल जी, आपकी इसमें क्या राय? क्योंकि आम आदमी पार्टी के बिना थर्ड फोर्स की भूमिका यहाँ नगण्य सी लगती है। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो मैडम मायावती बहुत अभी एक तरह से पीछे चली गई हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो खुद उत्तर प्रदेश में हार कर बैठे, तो यहाँ कितनी दम मारेंगे। लेकिन ये दोनों पार्टियाँ उन लोगों के लिए थी बहुत मुफीद जो अपनी अपनी पार्टी से दरकिनार किए गए थे, या जिनके टिकट कट जाते थे, या जिनको टिकट नहीं मिलता था। ऐसे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और भविष्य के नेता इस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूं, और यहीं से एक तरह से नए फैसले की शुरुआत होगी। आपकी राय, ये जो सर्वे की बारिश है ये कितनी आपको मुफीद लगती है, कितनी सही लगती है? पहले चीज तो सर्वे को मीडिया रिसर्च एक पहले नहीं होता था, लेकिन अब मीडिया रिसर्च का एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। तो उस चीज को मैं भी देखता हूँ कि मीडिया रिसर्च किस तरीके से करवा रहा है। तो मीडिया रिसर्च में हो ये रहा है कि इसके आंकड़ों का खेल कुछ सीमित लोगों के साथ होता है। मतलब इन 10,000 लोगों में से 5,000 लोगों या 1,000 लोगों का सर्वे करवाया जाता है। तो आप ये समझिए कि बल्क में जो लोग 10,000 लोगों का ओपिनियन आप 500 लोगों की मत को लेकर के नहीं कर सकते। और रिसर्च में होता यही है कि आप पूरे क्षेत्र में जब रिसर्च करने जाते हो तो लिमिटेड लोगों के साथ में बातचीत करते हो, प्रश्नावली उनको देते हो, उनका ओपिनियन आप रखते हो, तो इससे आप पूरा नहीं सकते। ये कहना अलग है कि हाड़ी का चावल पूरा पक गया कि नहीं पक गया, एक चावल निकाल के देख लो उससे अंदाजा लग जाएगा। तो सर्वे जो है, सर्वे का आंकड़ा
जो प्रस्तुत किया जाता है उससे आप पूरा अंदाजा नहीं लगा सकते। और आम तौर से भी आप देखेंगे तो ये जो आंकड़े आते हैं रिसर्च के द्वारा या सर्वे के द्वारा, इनमें 40 से 45% सर्वे जो है वो फर्जी होते हैं। जो ऑनलाइन डाटा इकट्ठा किया जाता है, पब्लिक में नहीं जाता, कोई भी ऑनलाइन होता है। सोशल मीडिया पे इतने प्लेटफॉर्म बने हुए कि वहां से डाटा आ जाता है, उस डाटे को ले सकते हैं। तो इस डाटे पे और इस सर्वे पे कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस पे यदि भरोसा कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी होगी। तो अभी इस पे करने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस लीड कर रही है या भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। अब डॉक्टर दूसरा सवाल डॉक्टर राहुल, आपका कि आप तो सर्वे की पूरी मेहनत पर ही पानी फेर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। नहीं मेहनत जी नहीं सर्वे पानी। राघवन जी, जो मीडिया रिसर्च है जिसको मैं भी देख रहा हूँ कुछ हद तक, जी और मीडिया रिसर्च के बहुत सारे प्लेटफॉर्म मेरे पास भी आते हैं। क्योंकि मैं पत्रकार होने के साथ में एक शिक्षक की भूमिका भी निभा रहा हूँ, तो वहाँ मीडिया रिसर्च की बहुत सारी चीजें मेरे सामने भी आ रही हैं। जी तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं, ये आंकड़ों को लेकर के पूरा भरोसा आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि कौन सर्वे करवा रहा है, कौन कंपनी करवा रही है, कौन लोगों के द्वारा करवाया जा रहा है, ये चीजें बहुत अलग है। और हिंदुस्तान और यह मध्य प्रदेश आप देखें तो मध्य प्रदेश गांव में बसता है, और ये सर्वे टीम्स जो होती हैं या जो लोग सर्वे करने वाले हैं, उन गांवों में नहीं जाते जहां वाकई में स्थितियां अनुकूल या प्रतिकूल है। तो जरूरी होता है ये शहरी इलाकों के ही सर्वे आपको मिलेंगे, और शहरों से बात नहीं बनती। चुनाव में या सत्ता में जो भी हासिल करता है या विपक्ष, उनके लिए जरूरी होता है ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे। तो ये जो भी आप रिपोर्ट देख रहे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों का रिपोर्ट नहीं है, ये सोशल मीडिया का है और शहरी क्षेत्रों की रिपोर्ट है। तो इस पे भरोसा कतई नहीं किया जी जा सकता। जी अब दूसरा सवाल जो आपका बसपा और आप, जी इन दोनों के बारे में बता दूं कि ये जो बसपा का समीकरण तो नहीं बिगड़ेगा। ये जो सर्वे जो आ रहा है सामने, इसका जो सर्वे की जो रिपोर्ट्स आ रही है, ये आंकड़े की जो खेल दिखाई दे रहा है आपको, ये आप बिगाड़ेगी। 100% आपकी एंट्री मध्य प्रदेश में होगी, और जो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी से जो लोग बगावत करेंगे, उन्हें आप अपनी शरण में ले लेगा और उनको टिकट मिल जाएगा। और तो आप गणित यहाँ बिगाड़ेगा। और आप स्थिति ये है कि अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दल हो गया है। दिल्ली के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में मूव कर रहा है बसपा। अब कोई स्थिति बची नहीं है। बसपा के जो लीडरशिप थी वो भी समाप्त सी हो गई है। न उत्तर प्रदेश में कुछ बचा है, मध्य प्रदेश का कुछ बेल्ट में काम कर रहे थे, लेकिन वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा। तो आप उदयमान है, और उदयमान होने के साथ में कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी दोनों का ये समीकरण बिगाड़ने के लिए सक्षम। बिल्कुल। तो रघुवर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। दरअसल एवीपीसी वोटर ने कहा है कि बीजेपी को 106 से 118 सीट मिलेगी, और एवीपी ने कहा है कि 108 से 120 सीटें मिलेंगी। ये जो मामला है, लेकिन जी न्यूज़ की जो सर्वे टीम है उसने फिर बाद में 119 से 129 सीट की भी बात की है जो भाजपा को मिलने की। तो उनके हिसाब से बीजेपी बहुमत से थोड़ा सा आगे जा रही है। और एबीपी की बात करें तो वो बहुत ही डिफेंसिव खेल रहा है, वो भी थोड़ा सा हंग असेंबली की तरफ जा रहा है और थोड़ा सा बहुमत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों स्थितियां तब है जब हम आम आदमी पार्टी को पिक्चर में नहीं रखते हैं। लेकिन जैसे ही हम उसको पिक्चर में रखेंगे तो ये पूरा गणित जो है वो बदल जाएगा, और सारे सर्वे के जो पैरामीटर्स हैं वो भी मुझे लगता है कि दिक्कत में आएंगे, उनकी स्थितियां बिगड़ेंगी। आपकी राय, ये सर्वे की जो बारिश है, बरसात है, ये कितनों को तरबतर कर रही है, कितने दलों को, कितने विधायकों को खुश कर रही है और कितने लोगों को थोड़ा सा दुखी कर रही है? आपकी नज़र में क्या लगता है आपको? जी, आपने बिल्कुल एक बात तो बहुत सटीक और सही कही है कि जब आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में चुनाव को लेकर एंट्री होगी, तो दोनों दलों के तमाम असंतुष्ट, जिन्हें अपनी पार्टियों ने तवज्जो नहीं दी है, वो आम आदमी पार्टी का दामन अवश्य थामने का प्रयास करेंगे। और बहुत सी सीटों पर जहां कांटे के मुकाबले हो रहे होंगे, वहां आम आदमी पार्टी निर्णायक की भूमिका में रहेगी, इसमें तो कोई संदेह नहीं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मुख्यमंत्रित्व काल में हम देख रहे हैं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी और स्वयं मुख्यमंत्री जी चुनौतियों के चक्रव्यूह में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। और ये चुनौतियां जितनी बाहर से हैं, बाहर से मतलब है कि जो उनके विपक्षी दल है, विरोधी दल हैं, वो तो है ही, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो असंतुष्ट
या अति महत्वाकांक्षी जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी कई बार खुल के इस तरह की बातें कर चुके हैं जो बड़ी चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए हो सकती हैं। फिर भी एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो नेचर है, जो उनका व्यवहार है, जो पूरी उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका मृदुल व्यवहार, उनका मास कांटेक्ट करना और उनकी लोक लुभावन योजनाओं के साथ घोषणा करना, ये इन चुनौतियों को किस हद तक काट सकता है, ये उनके तर्कश में जो तीर रखे हुए हैं वो उस पर निर्भर करेगा। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका फिलहाल लाडली बहना योजना निभा रही है, और अभी से नहीं, पहले से ही वो हमेशा अपनी लाडली लक्ष्मी योजना और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, और एक ऐसी कनेक्टिविटी उन्होंने जोड़ दी है कि महिलाएं कम से कम शिवराज सिंह चौहान जो बोलते हैं उनके हित के लिए उस पर वो आंख बंद करके अब भरोसा करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी को पुनः लाने की दिशा में एक माइलस्टोन के रूप में साबित हो सकता है। फिर भी लेकिन वही बात है कि कांग्रेस ने भी, कमलनाथ जी ने भी नारी सम्मान योजना जो चालू कर दी है उसका लाभ किस लेवल तक मिल सकता है। तो अभी तो घोषणाओं की बौछार हो रही है, सर्वे की जो है वो बारिश होने लगी है, तो ये सर्वे तो अभी बहुत जल्दबाजी की बात होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता एक और भारतीय जनता पार्टी की है कि जो अखबारों में खबरें पिछले 1 महीने से आ रही थी संघ का सर्वे, उस संघ के सर्वे में पहले शुरुआती दौर में अधिकतम 100 सीटें बताई गई थी 320 में से जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी बात यह है कि जब भी चुनाव और नजदीक आएंगे, प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से चुनावी बिगुल मध्य प्रदेश के लिए बजा ही दिया है, शिवराज जी लगे हुए हैं, बाकी के नेता क्या कर रहे हैं ये अभी बहुत ज्यादा मामला समझ में नहीं आ रहा है। रघुवर जी, दरअसल आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने भोपाल से चुनाव का बिगुल बजाया, मुझे लगता है कि संकेत तो ऐसे मिल रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन कैंप भी करें, क्योंकि मध्य प्रदेश देश की धड़कन है। अगर यहाँ बीजेपी कमजोर होती है तो उसका मैसेज पूरे देश में जाता है। तो ये भी संकेत मिल रहे हैं कि इस पूरे अभियान को प्रधानमंत्री खुद अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि यहाँ से 3 राज्य अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ स्थिति बिगड़ेगी तो दोनों छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फर्क आएगा, और अगर यहाँ स्थिति मजबूत होगी तो वहाँ भी स्थितियाँ उनके अनुकूल नज़र आ सकती हैं। ये एक अनुमान है हमारा, इसका कोई दावा नहीं है। लेकिन आशीष जी, सवाल ये कि आधी आबादी बीजेपी कांग्रेस दोनों में, अगर आधी आबादी की बात करें, महिलाओं की बात करें, बेटियों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा कनेक्ट होने वाले किसी लीडर का नाम है तो वो शिवराज सिंह। वो बहनों के भाई बन गए, वो बेटियों के मामा बन गए। सब कुछ जानते हैं कि बहनों का भाइयों से रिश्ता कैसा होता है, मामा का भांजे से या भांजी का भांजों का मामा से कैसा रिश्ता होता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो पर्सनली शिवराज सिंह और बीजेपी की थोड़ा सा एज देती है। बाकी तो 20 साल की 18 साल की सरकार है, जो उसकी नेगेटिविटी है, जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो इनफाइट है भाजपा के भीतर की सरकार और संगठन में, जो थोड़ी सी रिफ्ट है, वो सब इस चुनाव में हमें लगता है कि अपनी अपनी भूमिका निभाएंगी। लेकिन जो बात रघुवर जी ने की है कि आधी आबादी का जो महिलाओं का मामला है, लाडली बहना और कन्या लक्ष्मी की योजना, वो ज़रूर इसमें मुझे लगता है कि थोड़ी सी एग्रेसिवली बीजेपी इसको मूव करेगी और इसमें कुछ ना कुछ उसको बढ़त मिल सकती है। आपकी राय? बिल्कुल, ये हो सकता है। अपन इस पर बात भी की है कि चूँकि महिला वाला जो सेगमेंट है, वर्ग है, जो वो इसमें बड़ा रोल कर सकता है। लेकिन देखिए, काउंटर पे सामने एक योजना भी है, तो वही बात मैं फिर कहूँगा कि ये बीजेपी के लिए सिर्फ इसमें संतोष करने वाली स्थिति नहीं है कि वो कोई गेम चेंजर योजना ले आई है और उससे वो ये पूरी चुनाव का गणित साध लेगी। बीजेपी को जो है अपने कॉर्डर का असंतोष दूर करना होगा, अपने नेताओं को लामबंद करना होगा, और जो एंटी इनकम्पेंसी है उसको काटना पड़ेगा। जो 2018 में उभरी थी, कहीं वो इससे ज़्यादा ना उभर जाए या बिल्कुल खत्म ना हो जाए, एकदम दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बीजेपी को बहुत सारे परिश्रम करने हैं। खत्म तो बिल्कुल नहीं होगी, हाँ, उभरने का मामला कम ज्यादा हो सकता है, उसको जितना बैलेंस कर सकेगी। और जहां तक बेटियों की या महिलाओं की बात है तो उसमें कनेक्टिविटी बहुत काम करेगी। बिल्कुल, कौन पार्टी और लीडर कितना कनेक्ट है महिलाओं से और बेटियों से, ये बिल्कुल। क्योंकि अभी जो भाजपा की जो यात्राएं निकली थी, जो
जन समस्या निवारण है, क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, वो यात्रा जो निकली थी उसमें कई जगह विरोध हुआ था, 70-80 जगह उन यात्राओं का बीजेपी के अंदर ही विरोध हुआ था। हाँ, तो वो विधायकों को टिकट कटना तो हाँ, मान लीजिए तो कि वो बिल्कुल चीज़ तय हुए होंगे। वो जी। हाँ, वो शायद हो सकता है टिकट कटे, और टिकट कटेगा तो नए चेहरों का प्रयोग अभी नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने भुगता है। तो बहुत सारा बीजेपी को अभी अपने अंदर होमवर्क करना है। योजना तो ठीक है, उसके अंदर की जो सारी सिस्टम है उन सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का एक जो इस तरह का जो बूमरैंग बीजेपी के साथ हुआ था, जो सभी ने 98 में देखा था, वो सारी संभावनाओं के बाद भी वो चीज़ें हुई थी। तो कहीं चीज़ उस तरफ नहीं बढ़ रही हो, ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो जितनी बैलेंस होंगी बीजेपी के लिए उतना ही फायदा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस उनके सामने अपेक्षाकृत थोड़ी यूनाइट दिख रही है पिछले चुनाव की तुलना में, 18 की तुलना में बेहतर स्थिति में, क्योंकि वैसे भी कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद एक थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस है। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, संघ के सर्वे की रिपोर्ट में भी बीजेपी को कमजोर बताया था, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये सारे सर्वे, अभी तो सर्वे की हम बौछारें देख रहे हैं, ये प्री मानसून शावर है ये इलेक्शन का। जैसे जैसे ये और आगे बढ़ेगा, हम जुलाई अगस्त में पहुंचेंगे तो ये और बढ़ेंगे और इलेक्शन अनाउंस होने के साथ ये रुक जाएंगे। लेकिन उसके पहले तक तो अभी जिसे कहते हैं ना मूसलधार बारिश होने वाली सर्वों की। इस सर्वे में कई बार ये सर्वे परसेप्शन बनाते हैं, राय बनाने का काम भी करते हैं, धारणा बनाते हैं कि कौन सी पार्टी थोड़ी सी सुधर रही है, कौन सी बिगड़ रही है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कितनी क्योंकि ये भी एक तरह का टूल है, जैसा आपने कहा ना कि बहुत सारे टूल आपके पास आते हैं सर्वे के और डेटा से संबंधित। तो ये जो सर्वे की धारणा है, ये कहीं ना कहीं पार्टियों को नफा नुकसान तो करेगी, भले वो शुरुआती दौर की बात हो। फर्क पड़ता है, सर्वे आते हैं, सर्वे की रिपोर्ट्स आती हैं, तो इन सब चीजों से लोगों के बीच में फर्क पड़ता है, लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन आज की स्थिति में लोगों पे प्रभाव पड़ना थोड़ा सा कम हुआ। लोगों को भरोसा नहीं कर पाते कि कौन सी कंपनियां कर रही हैं, कौन लोग सर्वे कर रहे हैं। लोग आजकल इसमें भी टटोलने लगे हैं कि भरोसा कितना है, कि कौन सी कंपनी कर रही है, जी पे भरोसा करें या आईबीपी पे भरोसा करें, किस पे भरोसा करें। ये भरोसे की बात होती है, तो आप इस भरोसे को अभी कायम नहीं कर सकते जी। और ये भी कह दे आपकी ये सर्वे की जो है, ये सावन की झड़ी भी नहीं है और मूसलाधार बारिश भी नहीं है। ये तो सिर्फ ये प्री मानसून जो आप कह रहे हैं वो प्री मानसून ही है। अब दूसरी चीज और इस संघ को लेकर के संघ ने भी संदेह व्यक्त किया था कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अनुकूल नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक यदि सत्ता में जहां भी काबिज होती रही है वो संघ कहीं ना कहीं से बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभाता रहा। मैं राहुल जी बहुत महत्वपूर्ण बात है, समय कम है। मैं आपको बता दूं कि संघ की भूमिका भाजपा में जैसे खाने में नमक की होती ना, जब तक संघ की भूमिका भाजपा में नमक की तरह रहेगी तब तक बीजेपी का स्वाद बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर बीजेपी में संघ की भूमिका ज़्यादा हो जाएगी तो फिर नमक कहीं भी ज़्यादा हो वो नुकसान करेगा। तो अभी तो जो संघ भाजपा के भीतर बहुत ज़्यादा विस्तारित हो रहा है और उस विस्तारित होने की वजह से भी बीजेपी थोड़ी सी अनमनस्क दिख रही है, थोड़ी सी गड़बड़ लगती है। जी, अपनी बात पूरी करें, लेकिन अब संक्षेप में। राघवन जी, क्या है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के मतलब आप समझे कि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, लेकिन संघ आगे है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब राजनीतिक कलेवर में आई तो भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा कि हम संघ से बड़े हो गए, तो यहाँ जाकर के संघ के लोगों को थोड़ी सी उपेक्षित महसूस हुआ, उनको जो मिलना चाहिए था महत्व वो नहीं मिल पाया। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसके दम पे चल रही है? संघ के दम पे। आज तक सत्ता में जो भी आया संघ ने बनाया है, संघ के लोग ही सक्रिय रहते हैं। मैंने बिल्कुल बहुत चीज जो लाइन दी है वो संघ भाजपा में नमक की तरह रहेगा तो दोनों का स्वाद रहेगा। ज्यादा नमक आएगा तो कड़वा हो जाएगा। समय चूंकि कम है, मैं अंतिम टिप्पणी लेता हूं रघुवर जी से। रघुवर जी, आपकी बहुत संक्षेप में 2-4 वाक्यों में टिप्पणी पूरी चर्चा पर। अभी कल ही जो है राजगढ़ में आपके कथावाचक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री थे। आज समापन कार्यक्रम उनकी कथा का हो गया है और वहां से भी उन्होंने इनडायरेक्टली हिंदुओं को मोबिलाइज करने का, हिंदू राष्ट्र बनाने की मंशा जाहिर करने का एक संदेश दे दिया है। आपको पता होगा कि भागवत भूषण कुबेरेश्वर धाम वाले सीहोर निवासी पंडित प्रदीप मिश्रा भोपाल में भी अपनी कथा कर चुके हैं। राजगढ़ में उनका बहुत जल्दी प्रोग्राम होने वाला है। समय कम है, लेकिन रघुवर जी अभी तो ये कथाओं के दौर चलेंगे, कथाओं के दौर भी चलेंगे और बैठकों के दौर भी चलेंगे और उसके बाद साजिश और षड्यंत्र के दौर भी चलेंगे।
दोहरी संधियां भी होंगी सियासत में, असंतुष्टों पर डोरे डाले जाएंगे और जो भीतर घात कर रहा है उनसे भी लोग गलभैयां करेंगे। तो ये बहुत सारे सीन आपने हम सब ने देखे हैं, वो दिखेंगे। अभी तो ये सिर्फ राजनीति में धर्म के रंग की आप बात कर रहे हैं, बहुत से रंग देखने को मिलेंगे। समय की कमी है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। आशीष जी आपका भी, राहुल जी आपका भी और रघुवर जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। और इसमें खास बात यह कि आपने राजगढ़ में धीरेन्द्र शास्त्री जी की चर्चा का जिक्र किया। वो भी कहीं ना कहीं ये सारी कथाएं राजनीति को प्रभावित कर रही हैं और नतीजे को कितना प्रभावित करेंगी ये देखने वाली बात होगी। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।